हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम कुणाल है और मैं चंदन खेड़ा से बिलोंग करता हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और मेरे एक दोस्त के साथ घटी है और मुझे पूरा यकीन है कि उसने मुझे बिल्कुल सच बात बताई है, क्योंकि जब उसने मुझे ये सब बताया तो उसके चेहरे के हाव भाव को देख कर ही मैं साफ समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं आपको उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि उसका नाम चंदन है। आगे की स्टोरी मैं वैसे बताता हूँ जैसे चंदन ने मुझे बताई थी। मेरा डेकोरेशन का अच्छा खासा बिजनेस है। मेरी उम्र तकरीबन 23-24 साल के आसपास की होगी। बात है पिछले साल सर्दियों की। साय का टाइम चल रहा था, कई सारी शादियां हो रही थी। हम उस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी थे शादी की डेकोरेशंस के लिए। आमतौर पर हमें अपने गांव में ही शादी के ऑर्डर आया करते थे, लेकिन उस टाइम पर हमें एक ऑर्डर आया था हमारे गाँव से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर से। वहाँ पे भी एक गाँव ही था, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास आए थे तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, हम आपकी डेकोरेशंस के लिए आ जाएंगे। मैं अपने कुछ कामगारों के साथ उसी जगह पर टाइम से पहले पहुंच गया। सारी डेकोरेशंस बहुत अच्छे से हुई। हम लोगों ने भी वहां पर अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद शादी भी एकदम अच्छे से निपट गई। हमें शादी के अगले दिन ही सारा काम निपटा कर वहां से वापस अपने गाँव जाना था। सारा काम निपटते निपटते हमें रात के तकरीबन 8 बज गए थे, लेकिन उस टाइम पे भी हमारी पेमेंट नहीं हुई थी। तो मेरे जो कामगार मेरे साथ आए थे, मैंने उन्हें गाड़ी के साथ भेज दिया और मैं खुद बाद में बाइक से जाने के लिए वहां पर रुक गया ताकि मैं वहां पे पेमेंट कलेक्ट कर सकूं। यही सब होते होते रात के तकरीबन 11 बज गए और वहां से निकलते निकलते मुझे 11:30 बज चुके थे। वहां से हमारे गाँव तक बीच में कोई भी गाँव नहीं था, यानी कि मुझे तकरीबन 40-50 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइव करके जाना था, वो भी बिल्कुल सुनसान सी रोड से। मुझे डर वर तो वैसे नहीं लगता था, इसलिए मैं आराम से निकल भी गया। ड्राइविंग करते करते मुझे तकरीबन आधा 1 घंटा हो गया था। आई थिंक रात में 12:15 बजे के बाद की ही बात होगी। अपनी बाइक पे जाते जाते मैंने नोटिस करा कि रोड की साइड में आगे कोई आदमी खड़ा है जो कि मेरे से लिफ्ट मांग रहा है। अब इतनी रात में पहला डाउट तो मेरे को यही आया कि आखिर ये कौन है और इस जगह पर क्यों खड़ा है। उस टाइम पर बस मुझे यही दिख रहा था कि वहां पे कोई खड़ा है। एग्जैक्टली मैंने उसे नहीं देखा था, क्योंकि उस जगह पर सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ मेरी हेडलाइट थी। मैं सोच ही रहा था कि क्या किया जाए और मैंने अपनी बाइक की स्पीड भी धीमी ही कर दी थी। लेकिन जब मेरी बाइक की हेडलाइट उस पर पड़ी तो सच में मेरे होश ही उड़ गए। एक ख्याल तो दिमाग में ये आ रहा था, हो सकता है शायद ये शादी में ही आया हो और पता नहीं किसी भी वजह से यहाँ पर रह गया हो। तो एक मन तो मेरा कर रहा था कि मैं इसकी मदद कर दूं, लेकिन दूसरा मन एक अजीब से खतरे की आहट दे रहा था। बाइक में शायद रोक ही देता, लेकिन जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ी तो मेरी हालत खराब हो गई। लाइट उसके पैरों से पड़नी स्टार्ट हुई तो पहली चीज तो मेरे को यही दिखी कि उसके पैर जमीन से कुछ 4 या 5 इंच ऊपर हवा में थे। ये देखकर भी मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज सा था, डरा नहीं था। लेकिन फिर जब लाइट उसके कपड़ों पे पड़ी और उसकी फेस पर पड़ी तो सच में मेरा खून एकदम से वहीं जम गया। उसने बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जो कि मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में काफी ज्यादा चमक मार रहे थे। लेकिन उनसे भी ज्यादा जो चीज चमक मार रही थी वो थी उनके ऊपर लाल रंग का लगा हुआ निशान। अब कोई भी आदमी ऐसा कुछ देखेगा तो पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आएगा कि ये खून है, या फिर खुद को वो यह कहने की कोशिश करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसका फेस देखकर मुझे मेरे जवाब मिल गए थे। उसका चेहरा एकदम से मानो बिल्कुल सफेद सा पड़ चुका था और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके चेहरे पर उसकी आंखें ही नहीं थी। दोनों आंखों की जगह वहां पर सिर्फ 2 काले रंग के गड्ढे थे, जिन्हें देखकर मेरी हालत किस तरह की हुई होगी मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना काफी था मुझे वहां से भागने के लिए। जो बाइक 20 की स्पीड पे उस वक्त चल रही थी, फौरन मैंने उसे बड़ी तेजी से तकरीबन 60 तक पहुंचा और उसके बाद तकरीबन 80 या 90 तक
क्योंकि वो रोड बिल्कुल सुनसान सा ही था। काफ़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कुछ देखा था, लेकिन देखा तो मैंने सच में था और ये मुझे याद है। उस वक्त जो मेरे को डर लग रहा था उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरे रास्ते मैंने एक भी बार अपनी बाइक नहीं रोकी और सीधा अपने गांव में जाकर ही रुका। डर का असली मतलब क्या होता है ये असल मायने में मुझे उसी रात में समझ आया था। सबसे डरावना ख्याल जो कि मेरे दिमाग में लगातार आए जा रहा था वो बस इतना सा था, अगर मैं उस दिन उस जगह पर अपनी बाइक रोक देता तो मेरे साथ क्या हो जाता। ये तो खाली मैंने आपको अपनी स्टोरी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन सच में जो मेरा डर था वो मैं आपको शब्दों के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा। इस घटना को बस याद करने मात्र से ही मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये भी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, लेकिन उनका नाम मैं प्राइवेसी रीजंस के कारण नहीं बता सकता। आइए सीधा उनकी स्टोरी को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी मम्मी के नाना जी के घर की है। दरअसल उनकी जॉइंट फैमिली थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन नाना जी के चचेरे भाई को उन सब लोगों ने फैमिली से अलग कर दिया था। इसके भी अपने रीजंस थे। अलग करने की वजह थी उनकी वाइफ। ये सब आखिर क्यों हुआ था मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नाना जी के चचेरे भाई का एक ही बेटा था। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया। दरअसल उनकी शादी को तकरीबन 2 साल हो गए और उसके बाद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। घर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन सब लोग उस वक्त उस अनजान खतरे से बेखबर थे। सभी लोग खुशी से बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तकरीबन 6 महीने बाद उनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया। सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन सबको ऐसा ही लगा कि शायद भगवान की यही मर्जी होगी, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल बाद फिर से उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार सब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी थी कि आखिरकार एक बच्चा घर में आएगा, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह उनका अचानक से मिसकैरेज हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। एक के बाद एक सब लोग एकदम परेशान से हो गए थे कि आखिर ये क्यों हुआ है। यहाँ तक कि उनका तीसरा बच्चा भी मिसकैरेज के कारण मर गया। इसके बाद तो मतलब सब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तकरीबन 3 साल बाद वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। घर वालों को पहले से ही डर था, इसलिए इस बार उन्हें एक पंडित जी के पास लेकर के गए। पंडित जी ने वहां पर एक ताबीज उनके हाथ में बांध दिया और सब लोगों को खुशी तब हुई क्योंकि इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था और उनका एक हेल्थी सा लड़का जन्म लिया था। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। देखते ही देखते वो तकरीबन 2.5 साल का हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दरअसल सर्दियों का समय था। सुबह सुबह के टाइम में खाना खिलाकर उसकी मम्मी उसे उसकी दादी के पास उसको देकर गई थी। उन्हें दरअसल नीचे कुछ काम था। वो मुश्किल से 2 मिनट में ही वापस आ गई थी, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो थोड़ा अजीब सा फील करने लगी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा आराम से सो रहा है, लेकिन दादी उसके पास में ही जो कि बैठी हुई हैं, वो उसे लगातार अजीब सी नजर से देखे जा रही हैं। पहले तो उन्हें ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद दादी हैं प्यार से देख रही होंगी और वापस से यही सब सोच के अपने काम में लग गई। अपने घर के काम निपटाने के बाद वो फिर से ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभी तक सो ही रहा है। वो सोचने लगी कि आखिर इतनी देर हो गई है, ये सो क्यों रहा है। उन्हें थोड़ा सा शक हुआ
और वो अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास गई। जैसे ही वो अपने बेटे को गोद में ले रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनके बेटे की सांस नहीं चल रही थी और उसका शरीर एकदम पूरी तरीके से सख्त हो चुका था। वो उसी समय बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। घर में सभी लोग थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाए, क्योंकि दादी अभी भी वहीं पर बैठी हुई उनके बच्चे को घूरे जा रही थी। उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ी हुई और दादी को बोलने लगी, तुम इसको भी खा गई ना, और कोई तो मिला नहीं, मेरे सारे बच्चे को ऐसे ही मार दी हो, कोई अपने बेटे का घर ऐसे कैसे उजाड़ सकता है। ये सब बातें वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि जब उनका दूसरा बच्चा खराब हुआ था, तब उनके आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों ने उनसे कहा था कि आपकी सास अच्छी औरत नहीं है, वो डायन विद्या जानती है। शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन डायन विद्या के चक्कर में ही उन्होंने कई लोगों को मार दिया, कई बार जानवर पर और कई बार इंसानों पर भी उन्होंने ऐसा ही जादू कर रखा है। लेकिन उस समय उनकी वाइफ हर किसी से लड़ जाती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर वालों के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। सब लोगों ने फिर उनसे ये सब बातें कहना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन उन्हीं के मोहल्ले में किसी से उनकी कहासुनी हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि जिनसे उनकी सुबह सुबह लड़ाई हुई थी, शाम को उनके घर पे मौजूद सारी गायें मरी हुई पाई गईं। उन्होंने बाद में जानवरों के डॉक्टर को बुलाया तो वो बोले कि सारी गायें खून की कमी के कारण मारी गई हैं। डॉक्टर भी सोच में पड़ गए थे क्योंकि गाय के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं बचा था। सबका शक एक ही बार में नाना जी के चचेरे भाई की पत्नी के ऊपर आ गया। लेकिन फिर भी नाना जी के घर पे उनके चचेरे भाई और उसके बेटे और बहू को यकीन नहीं था कि उनकी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन इस वाली घटना के बाद से सभी लोग मेरे नाना जी से डरने लगे थे, क्योंकि सभी लोगों को डर हो गया था कि अगर उनसे कुछ लड़ाई हुई तो कहीं उनके घर पे भी कुछ ना हो जाए। लेकिन जब सब लोगों को एक बार फिर से बच्चे की न्यूज मिली तो सब लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन जब एक के बाद एक बच्चे का मिसकैरेज होने लगा, तब सभी लोगों को यकीन था वही है जो बार बार बच्चों को खा रही हैं। लेकिन उनके बेटे और बहू ये सब कुछ भी मानने को राजी ही नहीं थे। लेकिन जब इस वाले बच्चे को उनकी बहू ने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, तब जाकर वो लगातार रोए जा रही थी और बोले जा रही थी कि उनके बच्चे को वापस से जिंदा कर दे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। यहाँ तक कि इस बार उनका खुद के बेटे ने पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इन सब बातों पे नहीं मानती थी, इसीलिए उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। लास्ट में नतीजा ये निकला कि वो दोनों पति पत्नी घर को छोड़कर चले गए और नाना जी उन दोनों को अलग कर दिए। नाना जी ने इसके बाद घर और सभी लोगों का शरीर बंधवा दिया था ताकि किसी को भी कुछ ना हो। लेकिन इस सब के बाद भी अक्सर कुछ ना कुछ घर में होता ही रहता था। अंत में जब उनकी डेथ हुई तब भी वो बहुत ज्यादा तड़प के मरी थी, क्योंकि उनके साथ में कोई भी नहीं था, उनका पति भी मर चुका था। सभी लोगों का यही मानना था कि जब कोई डायन मरती है तब वो किसी इंसान को वो डायन विद्या देकर जाती है, या फिर किसी ऐसी जगह उसको रख कर जाती है कि अगर आप उसको टच भी कर दो तो आपके अंदर वो सारी शक्तियां आ जाती हैं। उसी के डर से नाना जी उस घर को चारों तरफ से सील करवा दिए, ताकि इसके बाद से कोई भी किसी का बुरा नहीं कर सके। और वहां पर सामने ही काली माता का एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी घटना। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। ये जो अगली घटना मैं बताने जा रही हूँ, ये पास ही के एक गांव में घटी थी। दरअसल उस समय वहां पर एक नई नई शादी हुई थी। शादी के रिसेप्शन के बाद दूल्हे और दुल्हन अपने कमरे में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर आए हुए मेहमान
और सभी दोस्त लोगों ने मिलकर बाहर से रूम को लॉक कर दिया। समय गांव में लाइट भी नहीं थी, क्योंकि इसीलिए वहां पर गांव में डिबरी को जलाते थे। अंदर से लड़का बार बार कह रहा था कि गेट को खोल दो, लेकिन बाहर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। लड़के की माँ बोल भी रही थी कि गेट खोल दीजिए, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि मजाक हो रहा है, होने दीजिए ना। तब लड़का अपनी वाइफ को बोला कि ये लोग तो शायद बात नहीं सुनेंगे, हम लोग अपनी बातें करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग खुद ही गेट खोल के चले जाएंगे। वो लोग वहीं बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी वाइफ को तकिए के नीचे से कुछ अचानक से पैर में काटा। उन्होंने तुरंत ही अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे कुछ काटा है। तो उनके पति बोले कि हो सकता है कि शायद कोई चींटी होगी, और इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया और फिर से अपनी बातों में मगन हो गए। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही बातें करते रहे, लेकिन तकरीबन 8 या 9 मिनट बाद ही उनकी वाइफ अचानक से तेज से छटपटाने लगी और उनके मुंह से ढेर सारा झाग निकलने लगा। उनका पति ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया। दरवाजे पे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि गेट खोलो, गेट खोलो। उनकी बीवी को पता नहीं क्या हो गया था। बाहर सभी लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये लोग गेट खुलवाने के लिए मजाक कर रहे हैं, और इसीलिए किसी ने भी गेट को नहीं खोला। लड़का चिल्लाए जा रहा था। 5-6 मिनट ऐसे ही बीत गए और उनकी बीवी, जो कि अब तक छटपटा रही थी, वो अचानक से शांत हो गई। उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। दूल्हा अब इतना ज्यादा परेशान हो गया कि चिल्ला चिल्ला के थकने के बाद वो जोर जोर से रोने लगा। अब जाकर सबको बाहर एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, और लड़के की माँ ने फौरन आकर गेट को खोला। ऐसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने देखा उनकी बहू बेड पर लेटी हुई थी और उसका पति लगातार रोए जा रहा है। गेट खुलते ही उनका हस्बैंड सबके ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा, तुम लोगों के मजाक के चक्कर में किसी की जिंदगी चली जा रही है और तुम लोगों को शर्म नहीं है। फिर तुरंत ही बिना समय बर्बाद किए वो अपनी वाइफ को पास ही के हॉस्पिटल में लेकर गए। जाने से पहले ही उन्होंने घर में सबको बता दिया था कि तकिए के नीचे सांप या फिर कुछ और जहरीला चीज है। किसी को बुलाओ और उनसे कहो कि उसे वो टोकरी में बंद करके रख दें। जब तक वो लोग ना आए तब तक उस टोकरी को हमारे ही कमरे में रख दीजिएगा। इतना कहने के बाद वो हॉस्पिटल चले गए। इधर जब सब लोग बेड से तकिया हटाए तो देखा कि डिबरी के पास में ही कि वहां पर एक सांप था, लेकिन वो सांप बिल्कुल शांति से वहां पर बेड पे लेटा हुआ था। सभी लोग थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने दूल्हे की बात मानते हुए उसे फौरन उठाकर टोकरी में डाल दिया और रूम को लॉक कर दिया ताकि कोई भी उसके पास ना जा सके। इधर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उनकी वाइफ को डेड बता दिया। रात में डेड बॉडी नहीं आ सकती थी, इसीलिए अगले ही दिन वो लोग घर वापस गए। उन्होंने आते के साथ ही पूछा, घर में कुछ मिला था क्या? फिर उनको बताया गया कि हाँ, वहां पर एक सांप था और वो सांप अब भी वहीं पर है। रात भर सब लोग उसी गेट के पास निगरानी दे रहे थे। उनका पति गुस्से में एक डंडा लेकर अपने साथ में उस कमरे के अंदर जाने लगे। उनके साथ और भी 2-3 लोग और थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस टोकरी को खोलकर देखा तो वो लोग हैरान रह गए। वहां पे सांप तो नहीं था, लेकिन उसकी जगह वहां पर एक आटे का बना हुआ सांप था, जिसके ऊपर टीका और पता नहीं क्या क्या लग रहा था। सभी लोग मानो एकदम से हैरान रह गए कि आखिर आटे का बना हुआ सांप कैसे किसी को मार सकता है। फिर तभी कुछ लोगों ने कहा, कर दिया डायन ने अपना काम, इसीलिए वो इतने दिनों से घर के चक्कर लगा रही थी। दरअसल उनके गांव में एक डायन औरत रहा करती थी, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरते थे, इसीलिए कोई उससे कुछ नहीं कहता था। जब उनके घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, उसी समय से वो डायन औरत उनके घर पे आती जाती रहती थी। डर के मारे कोई उसे रोक नहीं सकता था। सभी लोग ये चाहते थे कि उसे कोई परेशान ना करे, इसलिए उसके सामने वो लोग अच्छा अच्छा खाना ले आते
और उनसे मिन्नत करते कि कोई किसी को कुछ ना करे। लेकिन वो आखिर थी तो एक डायन ही, किसी की खुशी वो कहाँ झेल सकती थी। डायनों की फितरत ही ऐसी होती है कि किसी की खुशी उनसे देखी नहीं जाती। उस दिन वही उस आटे के बने सांप को उनके कमरे में भेजी थी ताकि वो उनकी पत्नी की जान ले सके। सबको सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन अब भी कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी को पता था कि उस डायन से पंगा लेना मौत को खुद ही अपने पास बुलाने जैसा है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। ये घटना आज की नहीं बल्कि आज से तकरीबन 30-40 साल पहले की है। उस गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामानुजन था। दरअसल वो आदमी वहां पर अकेला ही रहा करता था। उसके पड़ोस में 2 बूढ़ी औरतें रहा करती थीं। कई बार वो दिन भर उनके साथ ताश खेलने में बिता देता था। उन औरतों का नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन वो थोड़ी बूढ़ी थी और उनकी हाइट काफी लंबी थी, दिखने में काफी ज्यादा पतली थी। उनके आंखों के नीचे काले गड्ढे भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कभी सोई ही ना हो। वो दोनों दरअसल बहनें थीं, जो कि हमेशा एक साथ ही दिखा करती थीं। जहां पर कोई एक जाती, उसके पीछे पीछे ही दूसरी बहन उसके साथ चली जाती थी। लेकिन जो बात उन दोनों के बारे में सबसे अजीब थी, वो थी उन दोनों की आंखें। उनमें से जो छोटी बहन थी, उसकी आंखें हरे रंग की थी और जो दूसरी बहन थी, उसकी आंखें नीले रंग की। अब जो गांव के लोग थे, उन्होंने रामानुजन को पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि उन औरतों के पास मत जाया करो, वो ब्रूजास हैं। आसान शब्दों में आप ब्रूजास को चुड़ैल भी कह सकते हैं, या फिर वो औरतें जो कि काला जादू का प्रयोग करती हैं। जब रामानुजन को ये बात पता चली तो वो हंसा और उसने बस इतना कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में भी एक अजीब सी आकांक्षा जगने लगी उन औरतों के लिए, क्योंकि अक्सर वो देखा करता था जैसे ही शाम ढलती, उसके बाद से वो दोनों औरतें कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं। रामानुजन हमेशा उनके घर के बाहर देखता रहता अपनी खिड़की से। लेकिन जैसे ही एक बार सूरज ढल जाता था, उसके बाद उसने कभी भी उनको अपने घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। कई बार वो उनके घर की खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश भी करता, लेकिन अंदर हमेशा उनके घर में अंधेरा ही रहता था। बस उसे वहां पर उनकी बिल्लियों की आंखें चमकती हुई दिखा करती थी। उन्होंने 2 बिल्लियां पाल रखी थी, जिनकी आंखें वो अक्सर रात के समय चमकते हुए देखा करता था। कई बार वो बिल्लियां उसके ऊपर झपट्टा मार देती, जिससे वो डर के वहां से भाग जाता था। एक रात उसे बहुत ही ज्यादा इच्छा हुई कि वो आखिरकार उनके घर के अंदर जाके देख के ही रहेगा आखिर वो कहाँ जाती हैं रात में। रात होने के बाद उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसने देखा कि बिल्लियां आज वहां पर गेट के पास नहीं बैठी थी। उसने धीरे से जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे से उसने हाथ मारा दरवाजे पे तो देखा कि गेट खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। वो अंदर जाकर ये देखकर हैरान हो गया कि पूरा घर मानो एकदम खाली सा था। अंदर कोई भी सामान नहीं था। फिर उसकी नजर एक कमरे में गई तो उसने देखा कि उस कमरे में से थोड़ी रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी। जब वो थोड़ा साइड से वहां पर देखने लगा तो उसने देखा कि उस कमरे में आग जल रही थी। वो धीरे धीरे उस कमरे में अंदर गया और जैसे ही वो आग के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसके होश उड़ गए और वो देखकर वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने देखा कि उस आग के पास 4 इंसान की आंखें रखी हुई थी
ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें आंखों में से निकालकर वहां पर रख दिया हो। और ज्यादा डर तो उसे उस वक्त लगा जब उसने नोटिस किया कि उन आंखों का रंग एक का हरा था और एक का नीला। वो एकदम से बहुत ही ज्यादा बौखला गया और उसका पैर उनमें से एक आंख के ऊपर पड़ गया, जो कि उसी वक्त वहीं पर पिचक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया और भागते हुए सीधा अपने घर में घुस गया। वो ये सोचे जा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ था। वो उस पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुई वो डरे जा रहा था, ये सोचकर वो दोनों बहनें उसके साथ क्या करेंगी। फिर उसने ये सोचा कि उसने घर में किसी को भी नहीं देखा था, तो ऐसा करता हूँ कि उनके घर पे जाकर ऐसे नाटक करता हूँ कि उसने कुछ किया ही ना हो। वो यही सोचकर उनके घर के पास गया और वहां से आवाज मारी, आ जाओ आज भी ताश खेलते हैं। अंदर कमरे से धीरे से बस आवाजें आईं, अंदर आ जाओ आज हम अंदर खेलेंगे। वो अंदर गया तो उसने देखा वो दोनों ही बहनें दीवार की तरफ देख रही थी और उन्होंने धीरे से उससे कहा, आज हम तुम्हारे साथ ताश नहीं खेल सकते। उसने थोड़ी हिचक के साथ बोला, आखिर ऐसा क्यों? इतना कहते ही वो दोनों बहनें उसकी तरफ को पलटी और उसने फिर जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उन दोनों बहनों की आंखों में सिर्फ एक एक आंख थी। बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाया और फौरन उस जगह से भागकर बाहर की ओर गया। वो भागते भागते एक आदमी से टकरा गया और उसने उसे रात वाली पूरी बात बता दी। देखते ही देखते घटना पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले उसे बचाने के लिए धीरे से उसे उन औरतों के पास लेके जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस घटना के बाद से कभी भी वो औरतें किसी को भी नहीं दिखी। वो एकदम से बस गायब हो गई थी। पता ही नहीं चला कि वो दोनों औरतें कहाँ गईं और ना ही उसके बाद कभी भी किसी को भी वो दिखी।